Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are doing our question bank, RBSc question bank in part C. So students, part C में हमने 1 to 15 questions कर लिया था. Now we are going in part C from question number 16. तो बच्चों start करते हैं. Question number 16. On moving down in group 16, stability of plus 6 oxidation state decreases while stability of plus 4 oxidation state increases. Explain why. Now students, group 16 जो है that is oxygen family है ना. ऑक्सीजन फैमिली या 16 को मैं कह दूँ 6th A मेंडलीव के हिसाब से. ग्रुप 16 तो क्या है, मॉडर्न टेबल का कॉन्सेप्ट है. 6th A मेंडलीव के अकॉर्डिंग. अब 6th A ले लो या 16 का 6 ले लो, मतलब इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. तो अगर मुझे लिखना हो कि भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16, तो हम लिखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 ग्रुप 16 इज, तो भाई वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे S2P4 NS2P NP4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए. अब बच्चों जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वही होती. तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6. तो मैं कहूँगी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 इज +6. ठीक है भाई, +6 है. अब तो ये कह रहा है +6 की स्टेबिलिटी तो बच्चों कम हो रही है और +4 की बढ़ रही है. तो हमने देखा कि कोई भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो लास्ट के 3 एलिमेंट्स क्या करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं. भाई गैप आता है ना 18 18 32 है ना, तो 2 8 8 का गैप तो चल जाता है, लेकिन 18 18 और 32 में क्या हुआ, तो हम कहेंगे उनका वैलेंस शेल तो बढ़ता है 1 यूनिट से. अट्रैक्शन पहले बढ़ा 18, फिर नीचे उतरे तो 18 और, तो भाई 18 का तो गैप पहले ही बढ़ गया था, शेल तो 1 बढ़ा, फिर 18 का गैप और बढ़ा, शेल तो फिर भी 1 बढ़ा, और फिर 32 है ना. तो इसे कहते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना. न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस बाय 18 18 32 यूनिट व्हाइल वैलेंस शेल इंक्रीजेस 1 by 1 यूनिट. सो एस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. तो भाई अगर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आएगी. अब आप कह रहे हो नहीं एस तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो एस हटा दो तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगी. अब डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप नीचे उतरोगे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी. तो हम कहेंगे 6 की जगह क्या हो जाएगा 4. तो यही आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group inert pair effect increases. जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे inert pair effect बढ़ेगा. ओके, inert pair effect increases so that stability of lower oxidation state, stability of lower oxidation state, that is +4, also increases. ठीक है, तो मेन जो की पॉइंट है जो एग्जामिनर सुनना चाहता है कि आपने क्या लिखा कि नहीं लिखा, दैट विल बी इनर्ट पेयर इफेक्ट. ये लिख दिया तो नंबर पूरे हैं. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट विच इज रेडियो एक्टिव. तो बच्चों ग्रुप 17 मतलब हेलोजन फैमिली. अब हेलोजन फैमिली क्या है, तो हमें याद है फिर कल बाहर आई आंटी. ठीक है, तो बच्चों फिर कल बाहर आई आंटी, इनमें रेडियो एक्टिव कौन है, तो मैं कहूँगी भाई रेडियो एक्टिव तो एस्टेनिन है. ठीक है, अब इनके कॉन्फ़िगरेशंस की बात करो, तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो देखो अगर आपको डायरेक्ट एस्टेनिन का एटॉमिक नंबर नहीं याद है ना, और फिर भी आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ. देखो देखो हेलोजन ये है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेनिन. अब बच्चों लास्ट के 2 एलिमेंट्स में डिफरेंस होता है 32, नीचे से चलना है आपको. फिर होता है 18, फिर होता है 18 और इसके ऊपर होता है 8.
और कुछ होता तो हम फिर कह देते 8, लेकिन है नहीं। नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन, ये गैप लिखा है बच्चों, है ना, तो एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन तो 10 तक तो याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। अब 9 मतलब 1:2, तो 1:2 नहीं लिखना, मुझे लिखना है हीलियम, ठीक है, 2:2, 2p5, ठीक है। अब बच्चों क्लोरीन का लिखो, तो हीलियम के नीचे उतरेंगे तो गैस आएगी कौन सी, नियॉन, ओके। अब गैस तो हो गई नियॉन, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3s2, 3p5, ठीक है। 8 का ही डिफरेंस आ रहा है दोनों में, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्लोरीन ब्रोमीन 18 का डिफरेंस है, तो बच्चों देखो पहले गैस चेंज करो, हीलियम नियॉन, नेक्स्ट क्या आएगी, तो हम कहेंगे आर्गन। नाउ 3s2 3p5 के नीचे क्या आएगा, तो बच्चों हम कहेंगे 4s2 4p5, ठीक है। लेकिन 18 का गैप क्यों है, क्योंकि यहाँ d ऑर्बिटल भर जाता है, सो दिस विल बी 3d10, ठीक है। नाउ हीलियम नियॉन आर्गन, नीचे उतरो, अगली गैस क्या आएगी, तो मैं कह दूंगी क्रिप्टन। 4s2 के नीचे क्या आएगा, तो 5s2। 3d10 के नीचे क्या आएगा, तो हम कहेंगे 4d10। देखो 18 का गैप फिर है, d ऑर्बिटल तो भरना ही था। और 4p5 के नीचे क्या आएगा, सो इट विल बी 5p5। नाउ हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, अगली गैस, तो बच्चों अगली गैस हो जाएगी जीनॉन, और नीचे उतरो तो 5s2 के बाद में आ जाएगा 6s2। अब 32 का गैप क्यों आया, क्योंकि f ब्लॉक भर गया, है ना, या 6s के बाद 4f ही तो भरता है, तो 6s2 4f 14, और 32 का गैप है तो πd10, और क्या हो जाएगा 6s2 6p5, ठीक है। एक एक शेल बढ़ाते चलो बस। अब ये किसी का भी है ना, यहाँ तो फिलहाल ये क्या पूछ रहा है, जो रेडियो एक्टिव है, तो बच्चों हम कहेंगे यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 60, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 60 कौन है, तो मैं कहूँगी भाई ग्रुप 16 का रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है, एस्टेनिन, 80, ठीक है, इज एस्टेनिन, ठीक है, दैट इज 80, है ना। अब आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने लिख ही दिया साइड में, सबका लिख दिया है ना, एग्जाम में सबका नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 80 का लिखना है, ठीक है। तो एस्टेनिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ज़ीनॉन 6s2, तो लिख दो आप ज़ीनॉन 6s2 4f14, है ना, 4f14, πd10 6p5, तो बस 5d10 6p5, ठीक है। तो किसी का भी पूछे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाना है। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सिर्फ एस्टेनिन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। नाउ विच ग्रुप एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट ग्रुप। तो भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम कहेंगे हैलोजेंस, क्योंकि हैलोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो उनको सबसे ज़्यादा जरूरत है भाई, 7 है, 8 मिल जाए तो काम खत्म, है ना। तो हम कहेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स शोन बाय हैलोजेंस, ठीक है। तो पहला आंसर तो आपको मिल गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज शोन बाय हैलोजेंस, ओके। नाउ स्टूडेंट्स हैलोजेंस की बात कर रहे हैं, तो आपसे पूछा है कि भाई हैलोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो बच्चों नेक्स्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजेंस, तो बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैलोजेंस का है ns2np5, है ना, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, s2p5, तो हम कहेंगे ns2np5। नाउ राइट द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल विच शोज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, तो भाई इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी मैक्सिमम किसकी है, सिर्फ नाम बताना है। तो देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको इलेक्ट्रॉन की, तो हम कहेंगे हैलोजेंस, मतलब हैलोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये इनर्ट गैस बन जाएगी, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो भाई हाईएस्ट फ्लोरीन की होनी चाहिए थी,
लेकिन होती नहीं है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की। क्यों होती है? तो भी फ्लोरीन में साइज छोटा है ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p5, ठीक है, और 2s2 2p6 ही तो कर सकते हो भी, 7 की 8 की जगह है 2s2 2p6 है ना, नियॉन बनना है उसको, तो जगह 8 की तो 7 ऑलरेडी पड़े हैं। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। अट्रैक्ट तो करता ही है, न्यूक्लियस है ना, साइज छोटा है, अट्रैक्शन है, लेकिन साथ साथ में क्या है, रिपल्शन भी। लेकिन क्लोरीन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोरीन में 3s है, 3p है, 3d भी होता है, तो जगह 18 की है ना, इलेक्ट्रॉन उसके पास 7 है, तो ऑलरेडी प्रेजेंट या इनर इलेक्ट्रॉन जो है कमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करते, भले ही न्यूक्लियर अट्रैक्शन थोड़ा कम है, तो यह थोड़ा काउंटर बैलेंस हो जाता है। फ्लोरीन में न्यूक्लियर अट्रैक्शन मोर, रिपल्शन भी तो है। क्लोरीन में न्यूक्लियर अट्रैक्शन लेस बट रिपल्शन तो नहीं है, तो ओवरऑल जो वैल्यू हम देखते हैं वो ज़्यादा आती है क्लोरीन की। तो यहाँ आपको बच्चों सिर्फ नाम लिखना है, तो आपको बताना है क्लोरीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों, उनमें सबसे ज़्यादा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नाउ राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों पहली ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम है ना, उनमें से ऐसे एलिमेंट सर्च करने जिनमें सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती। अब सोचो पहला ही एलिमेंट ले लो स्कैंडियम, तो बच्चों स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। अब स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 कॉन्फ़िगरेशन, तो बच्चों मैंने कहा था 18 पे आर्गन याद रखना है, आर्गन 4s2 3d1। अब स्कैंडियम फॉर्म्स ओनली स्कैंडियम +3 आयन, क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने डी ब्लॉक में, क्योंकि बच्चों स्कैंडियम +3 बनाएगा ताकि ये इनर गैस बन जाए, तो जरूरत नहीं है। तो इसमें एक तो होता है कि भाई हाँ, इसमें सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती। एक और बच्चों लास्ट एलिमेंट जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद करवाई थी मैंने आपको, SCTV कार में फे कोनी कुंजी है ना, कुन मतलब कॉपर, जी मतलब जिंक। तो जिंक में देखो तो हम कहेंगे 18 पे आर्गन 4s2 20, नाउ 3d10 30। अब बच्चों अगर जिंक +2 हो तो तुम देखो जिंक +2 ही तो बनाना है इसको, ताकि ये क्या हो जाए 3d10। तो भाई यहाँ डी में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, बस एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ क्या हो जाएगा d10। तो जिंक हमेशा जिंक +2 बनाएगा, स्कैंडियम हमेशा स्कैंडियम +3 बनाएगा, तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक हो जाएगी। नाउ व्हाट इज सुपर हैवी एलिमेंट्स, राइट द नेम ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट। ठीक है, अब बच्चों देखो सुपर हैवी एलिमेंट यानी कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम। ठीक है, तो बच्चों यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम। अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 92, ठीक है, तो 92 के बाद वाले है ना, तो एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम आर नोन एज सुपर हैवी एलिमेंट्स। ठीक है भाई, तो यूरेनियम के बाद वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं, तो हम कहेंगे ये है सुपर हैवी एलिमेंट्स। ओके, कोई एक सुपर हैवी एलिमेंट का नाम लिखो, तो मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। तो बच्चों यूरेनियम के बाद है ना, तो यूरेनियम के बाद आता है नेपच्यूनियम Np, उसके बाद आता है प्लूटोनियम Pu, ठीक है, फिर प्लूटोनियम हो गया, फिर आता है क्यूरियम, अमरीशियम, बर्केलियम है ना, बहुत सारे हैं, कुछ भी लिख सकते हो, एक आधा एग्जाम्पल लिखना है, कैलिफोर्नियम, लॉरेंशियम है ना, ये सब। ठीक है, तो दीज आर सुपर हैवी एलिमेंट्स। अच्छा नाम लिखना है तो नाम लिख दोगे आप Np है ना, तो Np का नाम आप लिख दो नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम,
ठीक है, क्यूरियम, अमरीशियम, बर्केलियम एटसेट्रा। क्लियर? तो ये आपके सुपर हैवी एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ आप लिख सकते हो दे आर ऑल्सो मैन मेड एलिमेंट्स। ठीक है, तो दीज आर, ये भी आपको लिखना है, मैन मेड एलिमेंट्स या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। भाई यूरेनियम के बाद में आता है तो हम इन्हें ट्रांस यूरेनिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कह दो, मैन मेड एलिमेंट्स कह दो, एक ही बात है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। तो बच्चों आपको सिर्फ रिएक्शन लिख के बताना है। फर्स्ट वन वुड्स रिएक्शन, सेकंड वन डार्जन रिएक्शन। नाउ वुड्स रिएक्शन क्या थी? तो आपको पता है हेलो एल्कीन, अगेन हेलो एल्कीन और ड्राई ईथर। हेलो एल्कीन की रिएक्शन करानी है सोडियम में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा? तो हम कहेंगे ये NaX बाहर चला गया, तो हमारा जो आंसर है दैट इज R सिंगल बॉन्ड R। तो ये तो हो गया एल्कीन प्लस ट्वाइस ऑफ NaX। आप चाहे तो मिथाइल क्लोराइड, 2 सोडियम अगेन मिथाइल क्लोराइड लिख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ईथेन। नाउ नेक्स्ट वन इज डार्जन रिएक्शन। तो बच्चों डार्जन रिएक्शन है अल्कोहल की रिएक्शन, आपको करानी है थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। ठीक है, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो क्या होगा? तो देखो हम कहेंगे ये HCl निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा और हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी R सिंगल बॉन्ड Cl। SO2 गैस है तो अपने आप इवॉल्व हो जाएगा और HCl एसिड है, pyridine बेस है, तो pyridine क्या करेगा? HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो SO2 भी गायब, HCl भी गायब, तो ओनली RCl मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम एक तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी और प्योर स्टेट में RCl मिलेगा। तो आपने पढ़ा है डार्जन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू गेट क्लोरोएल्कीन। नाउ व्हाई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड डज नॉट शो SN2 रिएक्शन? तो बच्चों SN2 2 स्टेप में नहीं होती, पहले एक ही स्टेप में होती है। SN1 2 स्टेप में होती है, जहाँ कार्ब कैटायन बनता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सेकेंड स्टेप में। लेकिन SN2 प्रोसीड इन 1 स्टेप और वहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है कि भाई हैलोजन दूर जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है। तो उस सिचुएशन में एल्काइल ग्रुप जितना छोटा होगा ट्रांजिशन स्टेट उतनी ही स्टेबल होगी। अगर 3 डिग्री एल्काइल ले लिया तो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो जाएगी, है ना। इसलिए 3 डिग्री होता है तो फिर SN1 मैकेनिज्म होता है और 3 डिग्री की जगह 1 डिग्री होता है तो SN2 मैकेनिज्म होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि 3 डिग्री SN2 मैकेनिज्म नहीं शो करता, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है। इन SN2 मैकेनिज्म देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट। Formation of transition state where carbon becomes pentavalent. Carbon becomes pentavalent. कार्बन की वैलेंसी जो है बच्चों वो 5 हो जाती है। अब क्या करें? तो हम कहेंगे भाई ठीक है पेंटावेलेंट हो रहा है, अब बल्कियर द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप लेसर द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, सो इफ बल्कियर द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, है ना, एल्काइल ग्रुप किसका? तो हम कहेंगे हेलो एल्कीन का, लेसर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। lesser will be stability of transition state। ठीक है, अब क्या? तो अब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो बड़ा है ना भाई, है ना। सो इन टर्शियरी एल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री हेलो एल्केन एल्काइल ग्रुप इज बल्कियर
है ना, साइज में बड़ा है ना, 3 डिग्री है, तो एल्काइल ग्रुप इज बल्कियर, सो इट डजंट अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। समझ गए आप, है ना। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन वैसे ही पेंटावेलेंट हो जाएगा, तो 4 ही वैलेंसी, 4 जनों को अरेंज कर सकता है, 5 है तो फिर छोटा रखना पड़ेगा ताकि हिंड्रेंस ना हो, ठीक है। नाउ राइट द IUPAC नेम ऑफ एडिपिक एसिड, ठीक है। तो आपको बताना है बच्चों IUPAC नेम ऑफ एडिपिक एसिड। अभी एडिपिक एसिड होता है 6 कार्बन कंटेनिंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो भाई 6 कार्बन कंटेनिंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो 4 कार्बन तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, COOH और COOH, ठीक है। दिस इज एडिपिक एसिड। अभी IUPAC नाम लिखना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है बच्चों, तो हम कहेंगे हेक्सेन, है ना। और 1 और 6 पे क्या है, ओइक एसिड है, तो हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड, या आप कह सकते हैं एडिपिक एसिड। नाउ अच्छा, क्वेश्चन ही मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज केनिज़ारो रिएक्शन। इनमें से केनिज़ारो रिएक्शन कौन शो करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब केनिज़ारो तो हम कहेंगे भाई जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, है ना। तो पहला है बच्चों ये पहला है आपके पास HCHO, ठीक है, ये है। तो हम कहेंगे भाई केनिज़ारो रिएक्शन शो करने के लिए, टू शो केनिज़ारो रिएक्शन, to show Kenisaro reaction, aldehyde should not have alpha hydrogen, ठीक है भाई। आपको ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। अभी पहला है फॉर्मल्डिहाइड, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है। तो फॉलोइंग कंपाउंड शोज केनिज़ारो रिएक्शन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है वो आप चेक करते चलो और लिखते चलो। तो हम कहेंगे फॉलोइंग कंपाउंड शोज केनिज़ारो रिएक्शन, तो पहला कौन है, तो हम कहेंगे हाँ फॉर्मल्डिहाइड तो शो करेगा, ठीक है। नाउ एसिटल्डिहाइड, तो देखो ये एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन है बच्चों अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन नहीं आता, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे इसमें नहीं। ये कीटोन CH3CO CH3, तो भाई ये कीटोन है, कीटोन तो वैसे ही नहीं करते केनिज़ारो रिएक्शन शो। अब ये है पिवेल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड का पड़ोसी कार्बन और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, है ना। तो दिस इज पिवेल्डिहाइड, तो हम कहेंगे हाँ इसमें देख लो ट्राई मिथाइल हो गया और ये C और CHO, तो कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन और यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये केनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट है बच्चों क्लोरल CCl3CHO, तो हम कहेंगे यहाँ बिल्कुल भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। तो इट विल ऑल्सो शो केनिज़ारो रिएक्शन। तो फॉर्मल्डिहाइड, पिवेल्डिहाइड एंड क्लोरिल विल शो केनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। नाउ राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन फॉलोइंग्स। तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, ठीक है। अब देखो पहला कॉम्प्लेक्स है बच्चों Fe ऑक्सा होल 3 माइनस 3, OX लिखा है तो भी ऑक्सीलेट ही पढ़ना है। अब बच्चों ऑक्सा मतलब होता है ऑक्सीलेटो, COO माइनस COO माइनस, मतलब ये दोनों ही लोन पेयर डोनेट करें। तो भाई एक ऑक्सीलेटो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा
आपने तो 3 ऑक्सीलेट लिख रखे, तो हम कहेंगे 3 ऑक्सीलेट है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। तो भाई लिगेंड कितने, तो मैं कहूँगी 3, लेकिन ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो सीधा आंसर देना है, तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। ठीक है। सिमिलरली बच्चों EN, तो EN है इथाइलिन डाइएमीन, तो EN इथाइलिन डाइएमीन ये भी तो बाइडेंटेट लिगेंड है ना, 2 कार्बन लिख दो, इथाइल कंटिन्यूअस वैलेंसी और 2 NH2, तो इथाइलिन डाइएमीन। तो भाई एक इथाइलिन डाइएमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, आपके पास 3 इथाइलिन डाइएमीन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो आपसे सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है तो आपको लिखना है 6 and 6। नाउ राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। तो बच्चों पहला कॉम्प्लेक्स है CO, कोबाल्ट है, देन CO कार्बन मोनोऑक्साइड होल 6। नाउ फर्स्ट फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो भाई कोबाल्ट हो गया X, कार्बन मोनोऑक्साइड 6, लेकिन ये तो न्यूट्रल होता है तो चार्ज 0। तो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 0। अब कितने कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब लीगेंड कितने बच्चों 6, तो पहले लीगेंड नंबर लिखते हैं क्योंकि बाहर कोई आयन तो है नहीं, तो मैं कहूँगी बाहर तो है कुछ नहीं तो काउंटर आयन नहीं लिखा, लीगेंड 6 है तो हेक्सा। फिर CO का स्पेसिफिक नेम है बच्चों कार्बोनाइल, तो हेक्सा कार्बोनाइल। फिर CO तो बच्चों ये मेटल है तो ये हो जाएगा कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो हम कहेंगे 0, तो हेक्सा कार्बोनाइल कोबाल्ट 0। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है आपके पास CrF6-3। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr, तो क्रोमियम हो गया X, 1 फ्लोरीन -1, 6 फ्लोरीन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल्स टू -3, तो X हो गया बच्चों कितना +3। ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो बाहर तो कोई काउंटर आयन है नहीं, इवन ये तो कॉम्प्लेक्स आयन है, एनायन है। ठीक है। लीगेंड कितने 6, तो हम लिख देते हैं हेक्सा। अब फ्लोरीन को लिखते हैं बच्चों फ्लोरो या फ्लोरिडो, तो हेक्सा फ्लोरो। मेटल है क्रोमियम, लेकिन एनायन देखो पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज नेगेटिव है, तो जब पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज नेगेटिव होता है या कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तो मेटल का सफिक्स होता है 8, तो हेक्सा फ्लोरोक्रोमेट। ठीक है, हेक्सा फ्लोरोक्रोमेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों 3rd, तो 3rd आयन है तो आयन, तो हेक्सा फ्लोरोक्रोमेट 3rd आयन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेमिंग। Now, what is the oxidation state of central metal atom in complex KPtCl3? KPtCl3 और NH3। ठीक है। तो बच्चों देखो पोटेशियम का चार्ज तो है 1, प्लैटिनम को मान लेते हैं X, एक Cl है -1, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3, और NH3 है तो NH3 तो न्यूट्रल है। ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू आ जाएगी बच्चों +2। तो आपसे सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स इज +2। ठीक है। नाउ व्हाट इज एम्बिडेंट लीगेंड, गिव एग्जाम्पल। तो बच्चों एम्बिडेंट लीगेंड, जैसे अगर मैं लिखूं भाई साइनाइड है ना, तो अगर ये C से अटैच होता है बच्चों तब तो इसको पढ़ते हैं साइनो, और अगर आइसोसाइनाइड ये नाइट्रोजन है ना लोन पेयर डोनेट करता है तो हम इसे पढ़ते हैं बच्चों आइसोसाइनो। ठीक है, एग्जाम्पल है ना। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नाइट्रो है ना, तो नाइट्रो मतलब नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो NO2- लिखते हो तो इट विल बी नाइट्रो। और अगर बच्चों इसी को ऐसे लिखोगे भाई ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसे आपको पढ़ना है नाइट्रीटो। ठीक है, नाइट्रीटो।
अब हो क्या रहा है, तो भाई है तो एक ही लीगेंड, चाहे साइनो पढ़ो चाहे आइसोसाइनो पढ़ो, है ना। तो मैं कह दूँ कि भाई ऐसे लीगेंड जिनमें डोनर एटम 2 है, सी से कनेक्ट करते हो तो साइनो, एन से कनेक्ट करते हो तो आइसोसाइनो। लेकिन एक टाइम में तो एक जना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, या तो सी कनेक्ट हो रहा है या एन कनेक्ट हो रहा है, तो इस बात को आप लिख दो। तो क्या लिखेंगे, दोज लीगेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम्स। ऐसे लीगेंड जिनके पास डोनर एटम कितने हैं, तो हम कहेंगे इनके पास डोनर एटम तो 2 है, विच हैव 2 डोनर एटम्स। ठीक है, 2 डोनर एटम्स। लेकिन बट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते टाइम, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली 1 एटम डोनेट इट्स लोन पेयर। तो भाई एक ही जना क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ओनली 1 एटम डोनेट इट्स लोन पेयर। ठीक है, तो ऐसे लीगेंड को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सच लीगेंड्स आर कॉल्ड एम्बिडेंट लीगेंड्स। ठीक है, तो बोर्ड का पेपर है, थोड़ा तरीके से आंसर दे देंगे हम, तो ये हो गया एम्बिडेंट लीगेंड्स। और एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल है, कोई एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों एम्बिडेंट लीगेंड क्या होते हैं। नाउ राइट द मैग्नेटिक नेचर ऑफ COF6-3। तो सिर्फ मैग्नेटिक नेचर ही पूछा है। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स है आपके पास COF6-3। सबसे पहला काम करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो कोबाल्ट को X मान लिया, एक फ्लोरीन का चार्ज -1, 6 फ्लोरीन है, 6 से मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू -3, तो X हो गया बच्चों +3। नाउ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, सिखा रखा है तुम्हें, SCTV कार में फे को नी, तो फे 26 को मतलब कोबाल्ट 27, 27। सो बच्चों 27 है, तो मैं कह दूँ भाई आर्गन 4s2 3d7। बट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कितना है, तो मैं कह दूँ कि भाई कोबाल्ट तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सो इट विल बी आर्गन और 3d6। बस अब आप चल लो। तो भाई हम कहेंगे यहाँ कॉम्प्लेक्स देख के तो मुझे लग रहा है कि भाई 3d6 है ना, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब क्या करें भाई, 3d6 है तो फ्लोरीन तो वीक फील्ड है ना, तो फ्लोरीन वीक फील्ड है मतलब इसका पेयर अप तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो 3d 4s 4p है ना, और हाइब्रिडाइजेशन ही है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन आपका वीक फील्ड है। तो मैं कहूँ भाई हाइब्रिडाइजेशन पूछता तो हम एक्सप्लेन करते, बट यहाँ पूछा नहीं है, तो ये मैंने ऐसे ही लिखा है, मैं हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं कहूँगी भाई यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 मतलब क्या हुआ, तो हम कहेंगे दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। सिर्फ नेचर लिखना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना नहीं है ना। हालांकि फॉर्मूला पता है, μ = √10n+2 और n की वैल्यू ये रही 4, लेकिन पूछा ही नहीं। उसने कहा मैग्नेटिक नेचर लिखो, तो आपको सिर्फ ये बताना है डायामैग्नेटिक है कि पैरा है, तो हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। नाउ ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ NiCN⁴ -2। अब बच्चों पूरा VBT से सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हें एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा, और किया ही है आपने तैयारी में। NiCN⁴ कितने लीगेंड है, तो मैं कह दूंगी भाई 4 लीगेंड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 या dsp2, लेकिन निकल तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी D8। D अभी पूरा इसका भरा हुआ नहीं है। ठीक है, और साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो सबको अंदर भेज देगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और डी खाली मिल जाएगा। तो आपको लिखना है कि भाई इन दिस कॉम्प्लेक्स या दिस कॉम्प्लेक्स निकल +2 कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो हम कहेंगे निकल +2 हैव DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक
तो भाई इस कॉम्प्लेक्स में निकल जो है वो DsP2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। अब बच्चों ये हो गया निकल +2। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर बना दो और 4 साइनाइड लिख दो, तो हम कहेंगे साइनाइड साइनाइड अगेन साइनाइड एंड साइनाइड। तो ये जो ज्योमेट्री है दिस इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है भाई, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ व्हाट इज कीलेट इफेक्ट, गिव एग्जांपल्स। तो बच्चों कीलेट इफेक्ट क्या होता है, तो हम कहेंगे जब हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड हो, है ना, जिसमें डोनर एटम 2 हो, तो इन केस ऑफ बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड तो हम कहेंगे भाई अगर 2 जने लोन पेयर डोनेट करते हैं या 2 से ज़्यादा एटम लोन पेयर डोनेट करते हैं तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के बाद एक रिंग बनता है। तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, अब सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, तो मैं कहूँगी भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, उसके बाद एक रिंग बन जाएगी, देयर इज अ रिंग फॉर्मेशन, है ना, क्लोज रिंग बन जाती है भाई, एटम्स जो है वो बॉन्ड के थ्रू मेटल को पैक करने की कोशिश करते हैं, यानी रिंग बन जाती है, देयर इज रिंग फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड कीलेट। ठीक है, तो भाई जो रिंग बनी उस रिंग को हम क्या कह रहे हैं, तो उस रिंग को कह रहे हैं कीलेट। एंड दिस इफेक्ट तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कीलेशन या कीलेट इफेक्ट। ठीक है, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कीलेट इफेक्ट। अब एग्जाम्पल लिखना है तो कोई बाइडेंटेट एग्जाम्पल लिख दो, पॉलीडेंटेट एग्जाम्पल लिख दो। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एग्जाम्पल था इथाइलिन डाई एमी, है ना, CH2NH2 CH2NH2। तो जब ये दोनों नाइट्रोजन मेटल को लोन पेयर डोनेट करते हैं तो देखो एक रिंग बनती है। तो ये जो रिंग बनी है ना, इस रिंग को बोलते हैं कीलेट, प्रोसेस को बोलते हैं कीलेशन। नाउ राइट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn+2। तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू फाइंड करना है। तो बच्चों Mn का एटॉमिक नंबर तो याद रखो SCTV कार में मतलब 25, अब 18 पे आर्गन, ठीक है, तो ये तो हमने याद कर लिया। 18 पे आर्गन हमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ये लिख दो चल जाएगा। ठीक है, 18 पे आर्गन 4s2 करते ही 20 और 25 है ना, तो 3d5। अब हमें चाहिए Mn+2, मतलब बच्चों Mn 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अभी ये भी ध्यान रखना है कि भरते टाइम इलेक्ट्रॉन हम पहले 4s से फिल करते हैं फिर 3d, लेकिन 4s बाहर है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते टाइम जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो 4s से निकलेगा, 3d से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई 2 तो इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो गए 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन बाय बाय बोल दो। अब क्या बचा, तो 3d5। अब भाई d में 5 ऑर्बिटल है, सबको पता है ना, बोर्ड एग्जाम सर पे है, तो भाई इतना तो क्लियर है कि d में 5 ऑर्बिटल है, पांचों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। ठीक है भाई, तो हमने कह दिया n = 5। अब बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो हम कहेंगे म्यू, तो म्यू = √n+2। n की वैल्यू कितनी है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। ओके, तो म्यू = √5 5+2, तो 5+2 7, 7 5 = 35, तो मैं कह दूंगी भाई म्यू = √35। अभी 36 होता तो आंसर 6 आता, है ना, 36 का रूट कितना आएगा 6, तो 35 का 6 से कम बट नियर टू 6,
ठीक है। या तुम्हें ध्यान रखना है जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए ना उसके बाद आंसर में लिख देना भाई 5.8 5.9 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई म्यू जो होगा दैट विल बी नियर अबाउट 5.9 बोहर मैग्नेटॉन। और 5.8 लिखोगे तो 5.88 लिख देना, 89 लिख देना तो ओवर हो जाएगा, एक मतलब अप्रॉक्स आ जाएगा। क्लियर। तो जितना भी n आए तो उतना ही आंसर होगा। n कितना है 5, तो आंसर होगा 5 पॉइंट समथिंग, बट नियर टू 6 है ना। 5 पॉइंट समथिंग कितना 1 2 3 नहीं, 5.9 5.8 88 85 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn+2। नाउ राइट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कोबाल्ट NH3 होल 6+3। तो भाई यहाँ कोबाल्ट 6 अमोनिया के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। चलो चेक करते हैं भाई कोबाल्ट कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट NH3 होल 6+3। हालांकि देना तो तुम्हें आंसर शॉर्ट में, बट मैं पूरा बता देती हूँ। देखो कोबाल्ट हो गया X, अमोनिया तो न्यूट्रल है, ओवरऑल चार्ज है +3, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब बच्चों कोबाल्ट फेकोनी एटॉमिक नंबर 27, तो मैं कहूँगी आर्गन 4s2 3d7, ठीक है। अभी कोबाल्ट +3 है तो दिस विल बी आर्गन और 3d6। अब बच्चों 3d, तो 3d ऑर्बिटल बना देते हैं, है ना, 3d 4s और 4p, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है ना। अमोनिया क्या है, तो मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें d ऑर्बिटल अंदर वाला यूज होगा, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये मैंने इसलिए बनाया चेक करने के लिए, क्या d खाली है तो सही। तो हम कहेंगे हाँ d में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उन सबको पीछे भेज देगा, पेयर कर देगा, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है ना 3 ऑर्बिटल में सेट हो जाएंगे, तो d के 2 ऑर्बिटल आपको खाली मिल जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ लीगेंड कितना है, तो भाई टोटल लीगेंड्स है 6, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो 6 में देखो तो मैं कहूँगी 2 तो d के उठा लो, 1 s का उठा लो 3, और 3 p के उठा लो भाई। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट विल भी आपको सीधा आंसर लिखना है, तो आंसर ये है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई 6 लीगेंड है तो 6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ तो D2sp3 या sp3d2। अब अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है ना, तो स्ट्रॉन्ग में D अंदर वाला होता है, मतलब D पहले आना चाहिए, तो इट विल बी D2sp3, ठीक है। नाउ हाउ नेचर ऑफ लीगेंड अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो भाई 2 तरह के लीगेंड होते हैं, वीक फील्ड लीगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। या फिर मैं कह दूँ कि भाई लीगेंड ऐसा हो जिसका एटॉमिक साइज अगर कम है और चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज की बात कर रही हूँ, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो लोन पेयर जल्दी डोनेट करेगा और वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, है ना, कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इफ लीगेंड इज या लीगेंड has high charge density, ठीक है, high charge density and small size, ठीक है। तो भाई लीगेंड का एटॉमिक साइज कम हो, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो, देन लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी विल बी मोर, टेंडेंसी विल बी more and complex will be stable, ठीक है। तो भाई अगर ऐसा कुछ है तो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल हो जाएगा, क्लियर। तो ये नेचर ऑफ लीगेंड है जो अफेक्ट कर रहा है। सिमिलरली इफ लीगेंड हैज लो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, हाई चार्ज या लेस चार्ज कर दो, लेस चार्ज एंड लार्ज साइज, तो उल्टा लिख दो, तो हम कहेंगे लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी विल बी लेस, लोन पेयर डोनेटिंग
tendency will be less and complex will be less stable. Complex will be less stable. ठीक है, तो ये लिख सकते हो। और भी लिख सकते हो, हाउ नेचर पूछा है तो तुम्हें लिखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो उनमें लोन पेयर टेंडेंसी ज़्यादा होती है डोनेट करने की, तो SFL वाले कॉम्प्लेक्सेस मोर स्टेबल, और WFL वाले कॉम्प्लेक्सेस, तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हो आप, दे आर लेस स्टेबल। ठीक है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ना, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, और लिगेंड वीक फील्ड है तो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नाउ व्हाट इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, गिव एग्जांपल। तो बच्चों होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, जैसे देखो अगर मैंने लिखा K4FeCN6, तो भाई K तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है, तो ये काउंटर आयन है, आयोनिक स्फीयर। Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। साइनाइड क्या है, लीगेंड। सारे के सारे साइनाइड लिखे, मतलब सारे लीगेंड सेम है ना। अगर मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिखा COEN3 Cl3, तो सारे लीगेंड कौन है, तो मैं कहूँगी इथाइलिन डाईएमीन। ठीक है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम लीगेंड्स हो, है ना, those complexes which have only one kind of ligands, है ना, एक ही प्रकार के ligands, only one kind of ligands, एक ही तरीके के लिगेंड हो, एक से ज़्यादा नहीं, है ना, तब तो मैं कह दूंगी होमोलैप्टिक। ठीक है, और एक से ज़्यादा हो तो हम कह देंगे हेट्रोलैप्टिक, आर कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो भाई ऐसा लीगेंड जिसमें सिर्फ एक ही तरह के लीगेंड्स होते हैं उसे कहते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग जब करते हो तो T2G नीचे बनाते हो, EG ऊपर बनाते हो। क्यों, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते समय जो रिपल्शन होता है लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और T2G ऑर्बिटल यानी बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वो कम होता है, EG वाले पे ज़्यादा होता है। तो भाई T2G सेट में रिपल्शन कम है यानी एनर्जी कम है, और EG सेट में रिपल्शन ज़्यादा है यानी एनर्जी ज़्यादा है। और टेट्राहेड्रल में तो हम कहेंगे जो साइड्स में बिटवीन द एक्सेस है वो बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा किसके लिए होता है, टेट्राहेड्रल में T2G के लिए, ऑक्टाहेड्रल में रिपल्शन ज़्यादा होता है EG के लिए। अभी एक डिफरेंस लिखना है तो हम सीधा लिख देंगे फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बनाते हो उसको वैसे लिख दो। ऑक्टाहेड्रल में क्या करते हो, T2G नीचे बनाते हो, EG ऊपर बनाते हो, तो आपको लिखना है एनर्जी ऑफ EG ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ EG ऑर्बिटल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल। T2G नीचे रहता है। ठीक है, तो दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अभी टेट्राहेड्रल की बात करो तो फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अभी टेट्राहेड्रल में क्या होगा बच्चों, तो टेट्राहेड्रल में होगा एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल, है ना। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, तो हम कहेंगे T2G वाले पर रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ EG ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हो कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ऑक्टाहेड्रल की अप्रॉक्सीमेटली हाफ ही होती है।
मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो बहुत मुश्किल से टूटता है, उसकी आधी एनर्जी मिल जाए तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हो जाती है। तो डेल्टा टी फॉर टेट्राहेड्रल इज अप्रॉक्सीमेटली भाई 4/9, 4/8 करते तो हाफ ही होता ना, तो 4/9 ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस लिखना है आपको। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो बच्चों रेट कांस्टेंट होता है के, यूनिट का फॉर्मूला है मोल टू द पावर 1 - n, लीटर टू द पावर n - 1 टाइम इनवर्स। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगा, तो हम कहेंगे n की वैल्यू 1 होगी। n यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है, हियर n क्या है, तो हम कह देंगे n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अब n की वैल्यू 1 रख दो तो 1 - 1 0, किसी की पावर 0 कितना हो गया 1, ये भी 1 - 1 0, तो आंसर आएगा टाइम इनवर्स। तो आपको लिखना है k की यूनिट हो जाएगी सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। ठीक है, या टाइम इनवर्स कुछ भी लिख सकते हो। नाउ राइट वन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी। तो बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी होती है एक केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, और एक साथ टकरा रहे हैं, कोलॉइड साइमल्टेनियसली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है एक केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल की स्पीड, कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन स्पीड को अफेक्ट करती है। अब स्पीड को अफेक्ट करना मतलब वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, और यहाँ तुम काउंट करके बता दोगे। तो आपको लिखना है, अगर एक ही डिफरेंस लिखना है तो आप सबसे अच्छा डिफरेंस लिखो कि मॉलिक्यूलरिटी इज थियोरेटिकल अप्रोच, है ना। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक थियोरेटिकल अप्रोच है रिलेटेड विद बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपने अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन देख ली तो आप बता सकते हैं भाई मॉलिक्यूलरिटी कितना है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो भाई ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है तो फिर हमें देखना पड़ेगा स्टेप्स, है ना, स्लो स्टेप फास्ट स्टेप। तो स्पीड हमेशा स्लो स्टेप पर डिपेंड करती। अभी स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप तो मुझे पूरा मैकेनिज्म चाहिएगा। तो दिस इज प्रैक्टिकल अप्रोच रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है, तो हम कहेंगे दिस इज रिलेटेड विद मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 ऐसे तो हो गई, है ना, लेकिन 0 तो कभी नहीं होगा। तो आप ये भी लिख सकते हो, इट नेवर बी 0। लेकिन हो सकता है स्पीड जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, प्रैक्टिकली आपको पता लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है ये 0 हो, तो मे बी 0, वहाँ आपको लिखना है नहीं, ये तो कभी भी 0 नहीं। तो एक डिफरेंस बताना है, कोई एक डिफरेंस बता सकते हो। नाउ राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन। तो बच्चों एक तो है एडसॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री से लिया हुआ क्वेश्चन है, और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। अब एडसॉर्प्शन क्या होता है, तो हम कहेंगे सरफेस पे होने वाली घटना है, और एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट द बॉडी, है ना, पानी सोख लेगा। स्पंज को पानी में डाल दिया तो स्पंज क्या करेगा, पूरा पानी सोख लेगा। तो आपको लिखना है डिफरेंसेस में एडसॉर्प्शन, दिस इज अ सरफेशियल फिनोमिनन, सरफेस पे होने वाली घटना है, सरफेशियल फिनोमिनन। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन क्या है, तो हम कहेंगे तो थ्रू आउट द बॉडी होता है, तो दिस इज अ बल्क फिनोमिनन, है ना, थ्रू आउट द बॉडी काम करता है, तो बल्क फिनोमिनन। अब एडसॉर्प्शन, तो बच्चों एडसॉर्प्शन शुरू में तो होता है फास्ट, बाद में क्या होता है,
धीरे, है ना। तो हम कहेंगे इनिशियली एडजॉर्प्शन रेट इज रैपिड। ठीक है, शुरू में तो फटाफट होता है, एडजॉर्प्शन रेट इज रैपिड, बट आफ्टर दैट इट स्लोज डाउन। ठीक है, बाद में ये धीमा हो जाता है। वहां क्या लिखना है, तुम्हें मैंने स्पंज को पानी में डाला तो सोख के आएगा जितना भी सोखना है एक बार। तो आपको लिखना है इट प्रोसीड विद यूनिफॉर्म रेट, एक स्पीड से चलता है ना, आगे पीछे नहीं, पहले फास्ट हो बाद में धीरे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, सेम स्पीड से चलता है तो इट प्रोसीड्स विद यूनिफॉर्म रेट। नाउ व्हाट इज हार्डी-शूल्ज रूल? तो शायद ये लास्ट टर्म पे आ गया था। हार्डी-शूल्ज रूल क्या बताया था बच्चों? ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन, है ना भाई। अगर आप कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन को क्या करना चाहते हो, प्रेसिपिटेट करना चाहते हो, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे। अब अगर वो सॉल पॉजिटिव है तो माइनस को एब्जॉर्ब करेगा, और सॉल नेगेटिव है तो प्लस को एब्जॉर्ब करेगा। अब वो जिसको भी एब्जॉर्ब करेगा उसकी कुछ वैलेंसी तो होगी, प्लस या माइनस, 1 2 3। तो हम कहेंगे जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन, वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, greater the valency of active ion of electrolyte added for coagulation, added for coagulation of salt। ठीक है, greater will be precipitation। ठीक है, तो greater the valency, greater will be precipitation या coagulation। ठीक है, तो this is हार्डी-शूल्ज रूल। ठीक है, तो हार्डी-शूल्ज के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, कोएगुलेशन हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे जैसे पॉजिटिव सॉल को प्रेसिपिटेट करना है तो माइनस की वैलेंसी चेक कर लो, या नेगेटिव सॉल को प्रेसिपिटेट करना है तो प्लस की वैलेंसी चेक कर लो। तो अभी मैं तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रेसिपिटेट AS2S3 सॉल्ट। ठीक है, पिछली बार हमने पॉजिटिव सॉल्ट का एग्जांपल लिया था, टू प्रेसिपिटेट AS2S3 सॉल्ट। अब बच्चों ये है नेगेटिव सॉल्ट, तो मैं जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाऊंगी उसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आयन होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया AlCl3, दूसरा हमने ले लिया MgCl2, तीसरा हमने ले लिया NaCl। तो भाई वो नेगेटिव सॉल्ट है, पॉजिटिव आयन को अपनी सरफेस पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब AlCl3 कौन सा पॉजिटिव आयन देगा, तो मैं कहूँगी Al+3, MgCl2 Mg+2 और NaCl Na+। तो आपने क्या लिखा है, ग्रेटर द वैलेंसी ग्रेटर विल बी कोएगुलेशन। तो वैलेंसी ज़्यादा किसकी है, Al+3, फिर Mg+2 और फिर NaCl। सो दिस इज हार्डी-शूल्ज रूल। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट सी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ी सी हेल्प लग रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ताकि और भी आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस, अब हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको डेली नए वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बच्चों, एग्जाम सिर पे है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।